इस गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है ना, वो हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक है जो सच में सबसे ज्यादा उलझन पैदा करता है। हाँ, मतलब उलझन और व्याकरण का तो जैसे चोली दामन का साथ है। और आज का टॉपिक कारक तो उसमें सबसे आगे है। बिल्कुल। बचपन में स्कूल में इसकी वो एक कविता की तरह हम सबने रटने की कोशिश की थी। कर्ता ने कर्म को करण से। हाँ, वही वही। लेकिन जब बात बड़ी और महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की आती है ना, तो ये रटा रटाया ज्ञान अक्सर धोखा दे जाता है। धोखा भी ऐसा कि बिल्कुल आते हुए सवाल गलत हो जाते हैं। सही कहा। तो आज इस चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो सच में बहुत ही खास और सटीक है। और ये विशेष रूप से यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो आज का हमारा जो मिशन है वो बिल्कुल साफ है। कारक से जुड़े सबसे बड़े कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करना। हाँ, यानी उस बुनियादी उलझन को मिटाना। स्रोत सामग्री की जो पहली स्लाइड है ना, उसमें एक बहुत ही आत्मविश्वास से भरा दावा किया गया है। एक टैग लाइन है, एक क्लास सब खल्लास। और उसके ठीक नीचे लिखा है, ऐसी ट्रिक कभी नहीं देखी होगी, जो कि काफी बड़ा दावा है ना? तो आज की इस चर्चा में हम इन्हीं ट्रिक्स और इन नोट्स की गहराई का विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि व्याकरण के इन जटिल नियमों को कितनी आसानी से समझा जा सकता है। बिल्कुल। इन परीक्षाओं के पैटर्न को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बात जो साफ होती है वो ये कि सबसे बड़ी गलती जो छात्र करते हैं वो है सिर्फ नियमों और चिन्हों को रटना, जो कि एग्जाम हॉल के उस भारी दबाव वाले माहौल में बिल्कुल काम नहीं आता। एकदम नहीं। वहां तो बस ब्लैंक हो जाते हैं। व्याकरण में महारत हासिल करने की असली कुंजी संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट को समझना है। शब्दों के पीछे का भाव क्या है और वाक्य कहना क्या चाह रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि आज की इस पूरी चर्चा का मुख्य आधार यही संदर्भ और भाव होने वाला है। हाँ, बिना कॉन्टेक्स्ट के व्याकरण बस एक रटने वाली मशीन बन जाती है। चलिए इस बात को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नोट्स की शुरुआत में ही उस सबसे बड़े जाल यानी द ट्रैप का जिक्र किया गया है, जिसमें अक्सर लोग बुरी तरह फंस जाते हैं। द ट्रैप, ये वही जाल है जहां आते हुए मार्क्स कट जाते हैं? हाँ, और ये जाल वाकई बहुत दिलचस्प है। परीक्षा में जब किसी वाक्य में से शब्द आता है तो अक्सर दिमाग चकरा जाता है कि ये करण कारक है या अपादान। और ठीक वही हाल को शब्द के साथ होता है। को देखकर लोग सोचते हैं कि ये कर्म कारक है या संप्रदान। बिल्कुल, यह दुविधा हर उस व्यक्ति के लिए एक बुरा सपना बन जाती है जो परीक्षा में बैठा हो और टाइम तेजी से निकल रहा हो। ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है क्योंकि बचपन से व्याकरण को मैथ्स के फॉर्मूला की तरह याद करवाया गया है। जब तक इन कारकों का बुनियादी काम यानी उनका फंक्शन नहीं समझा जाएगा, ये जाल हमेशा फंसता रहेगा। तो फिर बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्ता कारक की। कर्ता का सीधा सा मतलब है कार्य करने वाला, जो एक्शन ले रहा है या जिसके द्वारा कोई क्रिया संपन्न हो रही है। परंपरागत रूप से इसकी पहचान ने चिन्ह से होती है। और यहीं पर नोट्स में एक बहुत ही शानदार और व्यवहारिक ट्रिक दी गई है। स्लाइड पर बताया गया है कि वाक्य में जो क्रिया है यानी जो वर्ब है उसे पकड़ें और उस वर्ब से एक सीधा सा सवाल पूछें। कौन? बिल्कुल, कौन, या इंग्लिश में कहें तो हु। जो उत्तर मिले वही करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो मटेरियल में दिया गया है। स्लाइड पर लिखा है, राम ने रावण को मारा। अब अगर हम इस वाक्य की क्रिया यानी मारा से पूछें कि किसने मारा या कौन मरने वाला है, तो तुरंत जवाब मिलता है राम ने। तो बिना किसी संदेह के राम यहाँ कर्ता हो गया। ये तरीका रटने की जरूरत को पूरी तरह से खत्म कर देता है ना? एकदम सटीक विश्लेषण है ये ट्रिक इसलिए इतनी कारगर है क्योंकि ये सीधे वाक्य के स्ट्रक्चर पर वार करती है। अब इसी लॉजिकल तरीके से कर्मा कारक को भी देखते हैं। हाँ, कर्मा कारक। कर्मा वो है जिस पर क्रिया का सीधा असर पड़े, यानी जो उस कार्य को प्राप्त कर रहा हो, या जिसे हम रिसीवर ऑफ एक्शन कह सकते हैं। इसकी पारंपरिक पहचान को होती है। कर्मा कारक को स्पष्ट करने के लिए जो तरीका बताया गया है वो भी उतना ही दिलचस्प है। ट्रिक ये है कि क्रिया से पूछें क्या या किसको। इंग्लिश में व्हाट या whom, यहाँ कर्मा हो गया। और इसी तरह अगर वाक्य होता कि शिक्षक ने छात्र को बुलाया, तो हम क्रिया से पूछते किसको बुलाया? जवाब मिलता छात्र को। तो यहाँ छात्र कर्मा है। ये तरीका ना व्याकरण को एक पहेली की तरह सुलझाने का मौका देता है, जो काफी मजेदार है। ये आसान इसीलिए लगता है क्योंकि इसमें एक लॉजिकल दृष्टिकोण है।
जब क्या या किसको पूछा जाता है तो सीधे उस ऑब्जेक्ट को टारगेट किया जाता है जिस पर एक्शन का प्रभाव पड़ रहा है। गलती होने की गुंजाइश ही नहीं बचती। अब आते हैं उस सबसे बड़ी पहेली पर, जिसने परीक्षाओं में सबसे ज्यादा परेशान किया है, से की पहेली। हाँ, ये वही ट्रैप है जिसका हमने पहले जिक्र किया था। स्रोत सामग्री में करण कारक और अपादान कारक के बीच के इस अंतर को बहुत ही गहराई से समझाया गया है। सबसे पहले करण कारक की बात करते हैं। इसकी पहचान से या के द्वारा है, लेकिन सवाल यही उठता है कि ये करण वाला से अपादान वाले से अलग कैसे है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि हमें से शब्द को एक चिन्ह के तौर पर भूलकर उसके असली अर्थ और भाव पर ध्यान देना चाहिए। करण कारक में से का मतलब होता है कोई साधन। साधन यानी कोई टूल या माध्यम। बिल्कुल, ये वो औजार है जिसके जरिए कर्ता अपना काम पूरा कर रहा है। यहाँ नोट्स में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट एंकर दिया गया है। करण कारक में सीधा अर्थ है के जरिए। ये कर्ता को उसके काम से एक ब्रिज या पुल की तरह जोड़ता है। इस कॉन्सेप्ट एंकर को एक उदाहरण से जोड़कर देखते हैं। स्लाइड पर उदाहरण है, बच्चा पेन से लिखता है। अब यहाँ लिखने का काम हो रहा है और वो काम किस माध्यम के जरिए हो रहा है? पेन के जरिए। तो पेन यहाँ स्पष्ट रूप से कारण कारक हो गया। कर्ता और क्रिया के बीच पेन एक बहुत ही मजबूत जुड़ाव पैदा कर रहा है। वो एक जरूरी उपकरण है। वो एक सकारात्मक जुड़ाव है, हाँ। लेकिन अब अगर हम अपादान कारक की ओर बढ़ें, जिसका चिन्ह भी से ही है, तो व्याकरण की पूरी कहानी और दिशा ही बदल जाती है। एकदम। अपदान में से का अर्थ साधन या माध्यम बिल्कुल नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ अलग होना यानी सेपरेशन होता है। और अपादान कारक को समझाने का जो तरीका वीआईपी विवेक सर के नोट्स में दिया गया है, वो सच में बहुत लॉजिकल है। अपादान के लिए जो कॉन्सेप्ट एंकर दिया गया है वो ये है कि इसमें दूरी बढ़ती है। हाँ, एक चीज दूसरी चीज से दूर जाती है, उसका साथ छोड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए वृक्ष से पत्ता गिरता है। यहाँ पत्ता वृक्ष से टूटकर अलग हो रहा है, दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, इसलिए ये अपादान है। यहाँ कोई टूल या साधन इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही। जहाँ करण कारक चीजों को जोड़ रहा था, एक माध्यम बन रहा था, वहीं अपादान कारक चीजों को तोड़ रहा है या दूर कर रहा है। ये बुनियादी अंतर ही वो चाबी है जो एग्जाम के दबाव में उलझन सुलझाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ है। कहानी सिर्फ अब भौतिक रूप से अलग होने यानी पेड़ से पत्ते के गिरने तक सीमित नहीं है। हाँ, यहाँ आकर व्याकरण थोड़ा डीपली साइकोलॉजिकल हो जाता है। सच में। नोट्स में अपादान के कुछ स्पेशल केसेस का जिक्र किया गया है और ये हिस्सा सच में आंखें खोलने वाला है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अपादान का मतलब सिर्फ किसी चीज का फिजिकली गिरना या छूटना है, लेकिन सामग्री में 4 ऐसी विशेष स्थितियां बताई गई हैं जहां से का प्रयोग होता है और वे हमेशा अपादान कारक ही कहलाती हैं। ये व्याकरण की वो गहराई है जिसे अक्सर साथी पढ़ाई में छोड़ दिया जाता है। इन 4 विशेष मामलों का विश्लेषण करते हैं। पहला मामला है डर यानी फियर। हाँ, डर। जैसे उदाहरण है, बच्चा सांप से डरता है, तो यहाँ अपादान क्यों है? क्योंकि जब इंसान किसी चीज से डरता है तो वो उससे दूर भागता है, उससे दूरी बनाता है। डर हमेशा एक मानसिक और शारीरिक अलगाव पैदा करता है। इसलिए डरने के अर्थ में जो से आता है वो हमेशा अपदान होता है। वाह, ये तो बहुत ही गहरा दृष्टिकोण है। अच्छा, तो दूसरा विशेष मामला स्लाइड पर है, तुलना यानी कंपैरिजन। इसका उदाहरण दिया गया है, राम सीता से सुंदर है। अब कोई सोच सकता है कि तुलना में अलगाव या सेपरेशन कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। जब 2 लोगों या चीजों की तुलना की जाती है तो असल में उन्हें एक दूसरे से अलग खड़ा किया जाता है। ये बताया जाता है कि वो एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं। ये भेद करना ही अपने आप में एक प्रकार का अलगाव है। आप 2 चीजों के बीच एक रेखा खींच रहे हैं, इसलिए यहां भी अपादान कारक काम करता है। बहुत खूब। तीसरा मामला जो नोट्स में है वो है शर्माना यानी शाइनेस। उदाहरण है, वह ससुर से लजाती है। अब यहाँ भी वही दूरी वाला तर्क कितनी खूबसूरती से लागू होता है। बिल्कुल। जब कोई किसी से शर्माता है तो वो पीछे हटता है, छिपता है, यानी एक स्पष्ट मानसिक और शारीरिक दूरी बनाता है। ये इंसानी व्यवहार को व्याकरण में ढालने जैसा है। हाँ, एकदम। और चौथा मामला है सीखना यानी लर्निंग। जैसे छात्र गुरु से सीखता है।
यहाँ अपादान कैसे लागू हो रहा है? इसमें भी एक बहुत ही सूक्ष्म अलगाव है। जब कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो वो ज्ञान गुरु या स्रोत से निकलकर छात्र तक पहुंच रहा है। एक उद्गम स्थल से ज्ञान के निकलने और अलग होने का भाव है। डर हो, तुलना हो, शर्माना हो या सीखना, इन चारों स्थितियों में एक उग्र अदृश्य दूरी मौजूद है। इसलिए इन सभी में से का प्रयोग अपादान कारक के अंतर्गत आता है। परीक्षक अक्सर सीधे वो पेड़ से पत्ता गिरने वाले सवाल नहीं पूछते आप, वो इन्हीं मनोवैज्ञानिक स्थितियों पर सवाल बनाते हैं ताकि रटने वालों को बाहर किया जा सके। ये सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। इस तरह के विश्लेषण से व्याकरण रटना नहीं पड़ता, बल्कि वो खुद समझ में आने लगता है। चलिए अब उस कारक की बात करते हैं जो अक्सर बहुत भ्रम पैदा करता है, और वो है संप्रदान कारक। हाँ, कई बार को चिन्ह को देखकर यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि वो कर्म कारक है या संप्रदान। बिल्कुल, संप्रदान कारक का मुख्य चिन्ह के लिए होता है, लेकिन कई बार इसमें को का प्रयोग भी होता है, और यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। संप्रदान का मूल अर्थ ही है प्रदान करना, यानी देना। जब कोई चीज हमेशा के लिए किसी को दे दी जाए या कोई काम किसी दूसरे के लिए किया जाए, तो वहां संप्रदान कारक होता है। इसका सबसे बड़ा भाव है कल्याण या उपकार। जैसे अगर उदाहरण लें, माँ ने बच्चे के लिए खाना बनाया, यहाँ काम बच्चे के लिए हो रहा है, तो ये स्पष्ट रूप से संप्रदान है। लेकिन अगर वाक्य हो राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, यहां तो को आ गया। जो लोग रट कर जाते हैं वो को देखते ही इसे कर्म कारक मान लेंगे। यही तो गलती होती है। अगर भाव को समझें तो यहाँ गाय दान में दी जा रही है, जो कि एक देने का भाव है, इसलिए ये संप्रदान होगा। एकदम सही पकड़ा। कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव पड़ता है, लेकिन संप्रदान में हमेशा किसी को कुछ सौंपने का भाव प्रधान होता है। ये अंतर समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद जो कारक आते हैं वो अपेक्षाकृत थोड़े सरल हैं। अगला है संबंध कारक। इसके चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। संबंध कारक जैसे नाम से स्पष्ट है, सबसे सरल है। इसका काम सिर्फ ये बताना है कि एक संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से क्या रिश्ता है। हाँ, इसमें क्रिया का कोई सीधा रोल नहीं होता है ना। नहीं। उदाहरण के लिए, ये राम का घर है या ये मेरी घड़ी है। यहाँ का और री दो चीजों के बीच एक ओनरशिप या रिश्ता स्थापित कर रहे हैं। और इसके तुरंत बाद स्लाइड पर आता है अधिकरण कारक। इसके चिन्ह है में या पर। स्रोत सामग्री में इसे खोजने के लिए जो ट्रिक दी गई है वो बहुत ही कारगर है। अधिकरण कारक खोजने के लिए क्रिया का आधार, स्थान या समय जानने की कोशिश करनी चाहिए। बस वाक्य से दो सवाल पूछें, कहाँ या कब। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ ही है आधार या बेस, वो जगह या समय जहां कोई कार्य घटित हो रहा है। अगर कहाँ पूछा जाए और जवाब मिले तो वो स्थान आधारित अधिकरण है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, कहाँ बैठी है? पेड़ पर, तो पेड़ अधिकरण हो गया। और अगर कब पूछा जाए तो वो समय आधारित अधिकरण होता है। जैसे परीक्षा मार्च में होगी, कब होगी? मार्च में। ये सच में बहुत सीधा और स्पष्ट है। इन कारकों की सूची में आखिरी बुनियादी कारक है संबोधन कारक। इसके चिन्ह है हे, अरे, ओ। इसे पहचानना शायद सबसे आसान काम है। हाँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल किसी को पुकारने, सावधान करने या अपने भावों को अचानक व्यक्त करने के लिए होता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें हमेशा एक विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो। अगर इस पूरी चर्चा को एक व्यापक संदर्भ में देखा जाए तो इन 8 कारकों को समझना सिर्फ व्याकरण का एक हिस्सा पूरा करना नहीं है, ये असल में पूरी हिंदी भाषा के ढांचे को समझना है। और नोट्स में एक हिस्सा है जिसे द कनेक्शन कहा गया है। ये प्रमाण है कारक और तत्पुरुष समास के बीच के गहरे संबंध का। अक्सर छात्र समास को एक बिल्कुल अलग और मुश्किल विषय मानकर रटते हैं, लेकिन असलियत यह है कि तत्पुरुष समास पूरी तरह से इन्हीं कारकों के नियमों पर टिका हुआ है। बिल्कुल, ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कारक के नियमों को समझे बिना तत्पुरुष समास को समझा ही नहीं जा सकता। समास का मतलब ही होता है शब्दों को संक्षेप में करना, उन्हें जोड़ना, और जब शब्द जुड़ते हैं तो उनके बीच के कारक चिन्ह छिप जाते हैं, उनका लोप हो जाता है। इसे कुछ उदाहरणों से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैसे कर्म तत्पुरुष समास।
इसमें कर्मा कारक के को चिन्ह का लोप होता है। एक शब्द लेते हैं, गगन चुंबी। इसका अर्थ क्या हुआ? गगन को चूमने वाला। यहाँ को छिपा हुआ है, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष है। इसी तरह करण तत्पुरुष में से का लोप होता है। शब्द है शोकाकुल। इसका विग्रह करेंगे तो मिलेगा शोक से आकुल, यानी जो शोक के माध्यम से व्याकुल है। यहां से एक साधन है, इसलिए ये करण तत्पुरुष है। ये कनेक्शन सच में बहुत दिलचस्प है। इसी तरह संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप होता है। सामग्री में एक बहुत बढ़िया उदाहरण है प्रयोगशाला। इसका मतलब है प्रयोग के लिए शाला। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि पहले जब संप्रदान कारक की बात हुई थी तब भाव था किसी के लिए कुछ करना। प्रयोगशाला शब्द में वो भाव पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। हाँ, एक इमारत जो विशेष रूप से प्रयोग के लिए बनी है। और अंत में अपादान तत्पुरुष को देखते हैं, जहां अलग होने वाले भाव से का लोप होता है। उदाहरण के लिए शब्द है धनहीन, यानी धन से हीन। इसका सीधा सा मतलब है कि धन उस व्यक्ति से अलग हो चुका है, एक स्पष्ट सेपरेशन है, इसलिए ये अपदान तत्पुरुष है। इन उदाहरणों से बिल्कुल साफ हो जाता है कि कैसे कारक के नियम सीधे तौर पर समास के नियमों का आधार बन रहे हैं। जो कारक समझ लेता है उसके लिए तत्पुरुष समास बच्चों का खेल बन जाता है। अब हम इस चर्चा के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। वीआईपी विवेक सर की एग्जाम गोल्डन ट्रिक्स स्लाइड। बिल्कुल, ये वो ट्रिक्स हैं जो परीक्षा हॉल में कीमती समय बचाएंगी और सही उत्तर की पूरी गारंटी देंगी। पहली ट्रिक क्या कहती है? ये ट्रिक्स इसलिए गोल्डन हैं क्योंकि ये तमाम उपवादों को एक झटके में काट देती हैं। पहली ट्रिक है कि जब भी वाक्य में दान देने यानी डोनेशन का भाव हो तो वहां बिना किसी संदेह के हमेशा संप्रदान कारक होगा, भले ही वाक्य में को का इस्तेमाल क्यों ना हुआ, है ना? एकदम। दूसरी ट्रिक उन स्पेशल केसेस से जुड़ी हैं जिनकी हमने पहले गहराई से चर्चा की थी। डर या तुलना का कोई भी वाक्य हो तो उसमें हमेशा अपादान कारक ही होगा। ये एक यूनिवर्सल रूल की तरह काम करता है। और तीसरी ट्रिक समय को लेकर है। अगर वाक्य में किसी भी प्रकार का समय बताया जा रहा है, जैसे अगले साल या शाम को, तो वो हमेशा अधिकरण कारक होगा क्योंकि वो उस घटना के घटने का आधार या समय बता रहा है। और चौथी सबसे दिलचस्प ट्रिक है जो अक्सर लोगों को चौंका देती है, अंग भंग यानी बॉडी डिफेक्ट को लेकर। जब भी वाक्य में शरीर के किसी विकार या दोष की बात हो, जैसे वो आंख से अंधा है या पैर से लंगड़ा है, तो वहां हमेशा करण कारक होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि व्याकरण के नजरिए से वो शारीरिक विकार ही वो माध्यम या साधन है जिससे उस व्यक्ति की वर्तमान स्थिति बताई जा रही है। इन सभी ट्रिक्स के पीछे जो सबसे बड़ी टिप विवेक सर ने दी है वो ये कि हमेशा वाक्य का भाव समझें, सिर्फ बाहरी शब्दों पर निर्भर ना रहें। जो सिर्फ को या से देखकर उत्तर लगाते हैं वो गलती करते हैं, लेकिन जो भाव समझते हैं वो कभी मात नहीं खाते। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इतनी सारी थ्योरी और ट्रिक्स का लिटमस टेस्ट क्या है? असली परीक्षा तो सवालों को हल करने में ही है। चलिए अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चुनौती लेते हैं जो स्लाइड के अंत में दिए गए हैं। ये वो सवाल हैं जिन्होंने पिछली परीक्षाओं में बहुत कंफ्यूजन पैदा किया था। पहला प्रश्न है, चूहा बिल से बाहर निकला। अब यहाँ से लगा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अगर हम अपने कॉन्सेप्ट एंकर पर वापस जाएं तो हमें देखना होगा कि यहाँ से का असली काम क्या है। क्या बिल कोई साधन है जिसके जरिए चूहा बाहर निकल रहा है? नहीं, चूहा पहले बिल के अंदर था और अब वो उससे बाहर आ गया है। यानी चूहे और बिल के बीच की भौतिक दूरी बढ़ रही है, एक स्पष्ट सेपरेशन हो रहा है। और नियम बिल्कुल साफ है कि जहां भी अलगाव होता है वहां हमेशा अपादान कारक होता है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं जो यकीनन सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा करने वाला है। प्रश्न है, गरीबों को वस्त्र दो। यहां वाक्य में को लगा हुआ है। इस को देखकर ही सबसे पहले रटने वाले सीधे कर्म कारक पर टिक कर देंगे, और यही वो ट्रैप काम करता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। परीक्षक यही चाहते हैं कि लोग गलती करें, लेकिन यहां हमें अपनी गोल्डन ट्रिक को याद करना होगा। वाक्य का असली भाव क्या है? यहां वस्त्र दिए जा रहे हैं। गरीबों को कपड़े सौंपने की बात हो रही है। यहां स्पष्ट रूप से दान देने का भाव है, और नियम कहता है कि जब भी दान देने का भाव होता है तो वहां संप्रदान कारक होता है।
इसलिए सही उत्तर संप्रदान होगा, ना कि कर्मकारक। क्या बात है। ये दोनों सवाल बहुत ही खूबसूरती से ये साबित करते हैं कि अगर बुनियादी कॉन्सेप्ट साफ हो और रटने की बजाय समझने पर जोर दिया जाए तो एग्जाम्स में पूरे अंक लाना कितना आसान हो जाता है। स्लाइड के अंत में वीआईपी विवेक सर का एक संदेश भी है। स्कोर 2 आउट ऑफ 2, लाइक एंड सब्सक्राइब, जो सच में ये बताता है कि तैयारी अगर सही दिशा में हो तो परफेक्शन आना तय है। इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण कोई नीरस विषय नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही तार्किक विज्ञान है जिसके पीछे बहुत ही गहरे नियम और इंसानी मनोविज्ञान छिपा है। रटने की बजाय वाक्यों के पीछे छिपे अर्थ और संदर्भ को समझना ही व्याकरण में महारत हासिल करने का असली तरीका है। आज हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक भाव को समझ लेने से बड़े बड़े कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। और इस गहन चर्चा का अंत करते हुए मैं एक विचार सभी के सामने रखना चाहती हूँ। जरा सोचिए, व्याकरण के ये कारक सिर्फ किताबों या एग्जाम तक ही सीमित नहीं है। सही बात है। हमारे दैनिक जीवन में, हमारी आम बातचीत के दौरान ऐसा कितनी बार होता है कि हम केवल सामने वाले के शब्दों को सुनते हैं, उनके बाहरी चिन्हों पर ध्यान देते हैं और वाक्य के असली भाव को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। ये तो हम सबके साथ अक्सर होता है। जिस तरह व्याकरण में से और को का अर्थ स्थिति और भाव के अनुसार बदल जाता है, क्या उसी तरह इंसानी रिश्तों में भी हमें शब्दों के पीछे छिपे संप्रदान यानी बिना किसी स्वार्थ के देने का भाव या अपादान यानी अनजाने में बढ़ती हुई दूरी के भाव को समझने की जरूरत नहीं है? ये बहुत ही गहरा और सच में सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। दैनिक जीवन में होने वाली बातचीत को अगर इस व्याकरणिक नजरिए और भाव की गहराई से देखा जाए तो शायद शब्दों के अर्थ बिल्कुल बदल जाएंगे और एक दूसरे को समझना काफी आसान हो जाएगा। अगली बार जब कोई संवाद हो तो इस बात पर जरूर गौर किया जा सकता है कि उस बातचीत के पीछे का असली कारक और भाव क्या है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अर्थ को समझते रहने और गहराई से विचार करने की इस यात्रा को यूं ही जारी रखें।